हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। और उसी के संदर्भ में हमारी आज की रहेगी क्लास नंबर 32। तो आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जो मैंने क्लास 31 तक डाली हैं वो सभी आपने देख ली होंगी और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो क्लास नंबर 31 तक मैंने अभी क्या पढ़ा है, तो मैंने यूनिट नंबर जो 5 है वो कंप्लीट करवा दी है। जिस किसी भी कैंडिडेट ने नहीं देखी है और देखने के इच्छुक हैं तो यूनिट नंबर 5 आपको जो है जितनी भी क्लासेज हैं यानी कि क्लास नंबर 31 तक आप जब चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट चेक कीजिए तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने HPSC का जितना भी HPSC के सिलेबस आने के बाद जितने भी क्लासेज मैंने डाली हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस से और सिलेबस के अकॉर्डिंग डाल रखी है। आप वहाँ से उठाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। और आज तो यूनिट नंबर 5 हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हमारी यूनिट नंबर 6 की शुरुआत कर रहे हैं और काफ़ी जो है बीच में 2-3 दिन हमारे वेस्टेज हो गई। ठीक है, ये सारे जो है मैंने अपने चैनल पर बताया था तुम्हें किस वजह से हम 2-3 दिन नहीं वीडियो डाल पाए थे। तो आज इकाई नंबर 6 की शुरुआत कर रही हूँ और बहुत ही जल्दी हम इसे कर लेंगे। तो इसके अंदर एक बार देख लेते हैं कि टोटल कितने उपन्यास है। तो इकाई नंबर 6 के अंदर उपन्यास है। वैसे तो उपन्यास आपको बहुत सारे पढ़ने हैं, जैसे प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर, लेकिन वो किसी और यूनिट में है। यहाँ पर यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत कुछ पर्टिकुलर आपके उपन्यास यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे कि पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, ये स्पेशल हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो अगर इसकी बात करूं तो ये जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो ये मैंने एक दिन पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, तो इसकी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखी है, ये मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। ठीक है, और प्लेलिस्ट के अंदर सेव भी है। ठीक, दूसरी जो बात आती है टोटल उपन्यास एक बार देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 शेखर एक जीवनी, फिर 5 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 5 और 5 फिर है 6 7 8 9 10 11 12 12 और 13 धरती धन है अपना। 13 उपन्यास हैं और 13 में से अब आप ये देखेंगे कि मैम यूनिट नंबर 6 जो है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट नंबर जो 6 है हमारी, ये 13 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए क्योंकि 13 उपन्यास है। लेकिन एक उपन्यास की जो वीडियो है फर्स्ट ये मैं पहले से ही पढ़ा चुकी हूँ और एक हमारी आज हो जाएगी, तो बचे 11 दिन, यानी कि 10-11 दिन में जो ये यूनिट है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप दोबारा 13 दिन ही मान ले, क्योंकि हो सकता है किसी वीडियो के 2 पार्ट भी बनाने पड़ जाए। और अभी से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो भी जारी नहीं किया गया है। तो आराम से आप हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क आपको क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, इससे पहले वाला जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, और ये पंडित गौरीदत्त शर्मा ने लिखा था, वो उसकी क्लास नंबर ये आज की 2 है। क्लास नंबर 1 मैं डाल चुकी हूँ। बिल्कुल आपको सीक्वेंस से सारे सब कुछ चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो आज दूसरा उपन्यास पढ़ रही हैं और इसके रचनाकार हैं लाला श्री निवास दास। और किसी किसी ने तो इसको हिंदी का पहला उपन्यास भी माना है कि तो किस किस की क्या इस उपन्यास के बारे में किस किस ने क्या कहा है, ये सारे और महत्वपूर्ण जो प्रश्न इस उपन्यास से बनने वाले हैं वो, और इस कथा का सार, इसके पात्र, ये सभी हम आज की वीडियो में कर लेंगे। और पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमारा प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो बने रहे धैर्य के साथ हमारे साथ और शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो परीक्षा गुरु उपन्यास, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस उपन्यास ये कब प्रकाशित हुआ। तो ये 1882 में प्रकाशित हुआ। कैसे याद रखेंगे, इसमें 2 शब्द हैं, परीक्षा और गुरु। तो 1882, 2 8 भी हैं, ऐसे याद रख सकते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने परीक्षा गुरु को एक ऐसा उपन्यास माना है कि ये हिंदी का तो पहला उपन्यास है, लेकिन किस प्रकार का पहला उपन्यास है? अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सारी बातें आपको नोट करते जाना है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें यहीं पर प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वीडियो को फटाफट आप लाइक कर दें। उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। देखो, जब लाला श्रीनिवास दास ने ये उपन्यास लिखा और इस उपन्यास का जो निवेदन टाइप लिखा, वो निवेदन वाला भाग जब इन्होंने लिखा, तो इस उपन्यास को उन्होंने क्या कहा कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है ये। ठीक है, ऐसी बात किसने कही? लाला श्रीनिवास ने। तो ध्यान रखना है कि ये इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला हिंदी उपन्यास कहा है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ और परीक्षा गुरु का जो रचनाकार है वो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। निवेदन में इन्होंने क्या लिखा है कि ये जो उपन्यास है वो अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है। ठीक है, क्लियर करते जाएं। और ये उपन्यास जो है, मैंने देखा था काफ़ी ज़्यादा पेजेस के हैं, तो पूरा उपन्यास पढ़ना तो थोड़ा सा भी इम्पॉसिबल है। और अगर आप लोग फ्री हैं, आपके पास टाइम है, तो आप उपन्यास की PDF डाउनलोड कीजिए और उपन्यास को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारतादि, संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह, फारसी, स्पेक्टर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कपूर, पुराने लेखों, स्त्री बोध और वर्तमान के रिसालों को श्रेय देते हैं। देखना, जब लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु, तो उसको कहते हैं कि उपन्यास लिखने हेतु उसके प्रेरणा के स्रोत कौन कौन हैं। जो लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा, उसके निवेदन में ये बताया है कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो जिन्होंने लाला श्रीनिवास को उपन्यास लिखने हेतु प्रेरित किया। तो इन्होंने यहाँ पर कईयों के नाम दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है, जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित थे। इस उपन्यास में और क्या दर्शाया गया है कि मध्यकालीन जीवन का चित्रण किया गया है और मध्यकालीन वर्ग के जो लोग हैं वो पश्चिमी आधुनिकता से ज़्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। ये उपन्यास कथा प्रदान नहीं बल्कि उपदेश प्रदान है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो परीक्षा गुरु है वो उपन्यास उपदेश प्रदान है या कथा प्रदान है। तो ये कथा प्रदान नहीं है, ये उपदेश प्रदान है। अब शुरू करते हैं। इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं, तो सबसे पहले आपको पात्रों का पता होना चाहिए। और सबसे पहला पात्र, जब हम पात्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो पात्र हम कभी भी नहीं बोलते हैं। अगर हम सीधे तौर पर पात्र को रटते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सभी जो उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, उनके पात्र याद रख पाना। तो पहला पात्र है लाला मदन मोहन, और पेपर में भी पूछा जाता है ब्रज किशोर। इस बार UGC नेट में भी पूछा था, जो 18 जून को हुआ था। ठीक है, तो कौन कौन है इसमें ध्यान रखो। पहले तो मोटे तौर पर भाई, एक तो मदन है, मदन आपके आस पड़ोस में होगा कोई ना कोई। ब्रज किशोर है और चुन्नी लाल है, शंभू दयाल, हर किशोर, ये तो प्रमुख पात्र हैं, ये प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, एक होते हैं गौण पात्र, जिनकी उपन्यास में भूमिका कम होती है। तो हम पात्र पढ़ रहे हैं और पात्र में भी मुख्य पात्र पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, ऐसे आप एक बार लिख कर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मदन मोहन, और फिर एक है ब्रज किशोर, और ब्रज किशोर के बाद है चुन्नी लाल, और चुन्नी लाल के बाद है, ऐसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर तीसरा चुन्नी लाल, चुन्नी लाल के बाद शंभू दयाल, फिर हर किशोर। ऐसे याद रखना, 2 तो किशोर हैं। परीक्षा गुरु, यानी कि परीक्षा कौन देते हैं? विद्यार्थी देते हैं। लेता कौन है? गुरु। तो परीक्षा गुरु उपन्यास में परीक्षा कौन देते हैं? किशोर देते हैं। किशोर कितने हैं? 2, एक तो ब्रज किशोर और एक नीचे दिया हुआ है हर किशोर। तो 2 हर किशोर हैं, और एक भाई चुन्नीलाल स्टूडेंट भी है,
और शंभू दयाल है और कौन है, एक मदन मोहन है। तो ये 4-5 बच्चे हैं जो गुरु को परीक्षा देते हैं, ऐसे आपको याद रह जाएगा। तो सबसे पहला ही पात्र है लाला मदन मोहन। तो उपन्यास का मुख्य पात्र जो एक धनवान व्यापारी है लेकिन गलत संपत्ति में फंसा रहता है, गलत संगति में फंसा रहता है, अंत में जेल जाता है जहां से एक सच्चा मित्र उसे बचाकर लाता है। ठीक है, क्या है, मदन मोहन जो है उपन्यास का जो पात्र है और यह उस उपन्यास का ये मुख्य पात्र है और एक धनवान व्यापारी है। देखो, जो मदन मोहन है वो एक धनवान व्यापारी है और क्या करता है, धनवान व्यापारी है लेकिन ये गलत संगति में फंस जाता है और फिर क्या करता है, गलत संगति में फंस जाता है तो जेल में चला जाता है और इसके मित्र जो है इसे बचा कर लाते हैं। तो याद रहेगा, परीक्षा गुरु में मदन मोहन एक प्रमुख पात्र है जो धनवान व्यापारी है, गलत संगत के कारण जेल में जाना पड़ा और फिर उसके मित्र उसे बचाकर लाते हैं। दूसरा आता है लाला बृजकिशोर। तो लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र जो उसे हमेशा सही सलाह देता है। अब मदन मोहन का एक मित्र है, कौन है, बृजकिशोर। ये क्या करता है, उसे हमेशा सही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। ठीक है, पेशे से वकील एवं समझदार इंसान है, वकील है जब तो बचा ही लेगा भाई। ठीक है, याद रखना है आपको। मदन मोहन क्या है, प्रमुख पात्र है। मदन मोहन का दोस्त है बृजकिशोर और बृजकिशोर जो पेशे से एक वकील है और समझदार इंसान है और ये मदन मोहन को जेल में जाने से बचा लेता है। तीसरा आता है चुन्नीलाल। तो ये मदन मोहन का चापलूस मित्र जो पहले लाला बृजकिशोर के यहाँ 10 रुपये महीने की नौकरी करता था। ऐसे कर लेना कि जो चुन्नीलाल है ये चुन्ना लगाता रहता है। ठीक है, और चुन्ना कौन लगाता है, जो चापलूसी करते हैं। तो मदन मोहन और बृजकिशोर दो अभी तक पहले आ चुके हैं। तो मदन मोहन के 2 मित्र हैं, एक तो चुन्नीलाल मित्र है जो कि चापलूसी मित्र है और मदन मोहन का एक दूसरा मित्र है बृजकिशोर जो एक अच्छा इंसान है, पैसे से वकील है और मदन मोहन को जेल जाने से बचा लेता है। और जो चापलूस मित्र है वो 10 रुपये महीने की नौकरी करता था लाला बृजकिशोर के यहाँ, मतलब उस वकील के यहाँ। ठीक है, मास्टर शंभू दयाल लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था, बाद में उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता है। तो ठीक है, ये शंभू दयाल का याद रखना है कि लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था। उसके बाद आता है हर किशोर। और हर किशोर का मैंने बताया, लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़का कर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवा देता है। भाई ये भी एक ऐसा ही इंसान है, हर किशोर। मतलब हर कोई ऐसा ही करता है, ऐसे याद रख सकते हैं कि हर किशोर, हर कोई ऐसे ही करता है कि इसका हर किसी का किसी से बैर हो जाता है। हर किशोर का लाला मदन मोहन से बैर हो जाता है और बैर होने के कारण ये सभी व्यापारियों को भड़का देता है और इससे लाला मदन मोहन पर मुकदमा भी करवा देता है। ठीक है, गौण पात्र कौन कौन से आते हैं, एक तो कामिनी है जो मदन मोहन की पत्नी है, प्रियमवंदा जो ब्रजकिशोर की पत्नी है और पंडित पुरुषोत्तम दास ये भी मित्र है, हकीम अहमद हुसैन ये भी मित्र है, बाजू बैजनाथ ये भी मित्र है, लाला हरदयाल ये भी मित्र है और हरगोविंद पंसारी का लड़का है। पंसारी कौन होता है, जैसे किराने की दुकान पे जैसे इस पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो पंसारी का लड़का है। मिस्टर ब्राइट, निहाचंद मोदी, आगा हसन जान, ये कुछ पात्र हैं। लेकिन इनमें भी कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि कामिनी कौन है, मदन मोहन की पत्नी, और प्रियमवदा कौन है, ब्रजकिशोर की पत्नी। ये दोनों मित्र हैं और इन दोनों मित्र की पत्नियों के नाम याद रखने हैं। पंडित पुरुषोत्तम दास और हकीम अहमद हुसैन ये दोनों और बैजनाथ ये 3 मित्र हैं। लाला हरदयाल भी मित्र है। हरगोविंद का याद रखना, ये पंसारी का लड़का है। हो सकता है कुछ पूछ ले, बाकी तो महत्वपूर्ण जो पात्र हैं उन्हीं के बारे में पूछने के लिए बहुत कुछ रहता है। अब हम इस उपन्यास की कथासार पढ़ लेते हैं। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की है जो एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है। ध्यान रखना है, जो ये उपन्यास की कहानी है और ये एक कारोबारी की है, एक साहूकार की है। और वो कारोबारी और साहूकार इंसान कहाँ का था, दिल्ली का था। और कैसे परिवार में जन्म लेता है,
एक समृद्ध वैश्य परिवार में, मतलब वैश्य परिवार है कहने को तो, लेकिन वो समृद्ध है धन संपत्ति के तरीके से। ठीक है, तो लाला मदन मोहन मुख्य पात्र है इसमें, और वो दिल्ली का है और कारोबारी व साहूकार है और एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, 2 पार्ट्स में इसको कर लेंगे अगर लंबा हो जाएगा तो। और उसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है। मैंने बताया ना आपके कि मदन मोहन जो है एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है और मदन मोहन को उसके पिताजी की तरफ से काफ़ी दौलत जो है विरासत में मिलती है। लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय करता है। अपव्यय का मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करता है। जैसा कि आज के समाज में आप देख रहे होंगे कि सिंपल खाना, घर में जो रोटी सब्जी बन गई उसकी तरफ बच्चे नहीं भागेंगे, नहीं भाई पिज़्ज़ा बर्गर चाहिए। तो ये वेस्टर्न खाने की ही देन है सारी, पश्चिमी जिसे कहते हैं, जिसे आप वेस्टर्न सिविल ये कहते हैं ना, जो पश्चिमी आधुनिकता, उसको वेस्टर्न से आप उसका नाम ले सकते हैं। जैसे कई लोगों को हिंदी में नहीं पता होता, तो पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर आजकल लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाने लगे, जन्मदिन हो तो होटल में जाके मनाने लगे। तो ये सब, और जन्मदिन पहले मनाता कौन था, आजकल जन्मदिन, सिल्वर वेडिंग, गोल्डन जुबली, ये सब पश्चिमी आधुनिकता की देन है। तो ये जो इस उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है मदन मोहन, वो भी कुछ इसी प्रकार के इसी प्रभाव में बह जाता है, मतलब पश्चिमी आधुनिकता की होड़ में बह जाता है और खर्च करने लग जाता है फालतू। तो वो युवा अवस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। उसे आदमी की परख नहीं है। वह अपने सच्चे मित्र लाला ब्रज किशोर, जो उसके हर अनुचित कार्य में से पहले उसे टोकता है, उसे दूर कर देता है। देखो क्या हुआ कि जो ब्रज किशोर मदन मोहन का एक प्रमुख मितैषी मित्र था, वो हमेशा उसे गलत कार्य करने से पहले टोकता था। लेकिन वो कहते हैं ना, मदन मोहन ने सबसे पहले ब्रज किशोर को ही अपने से क्या कर दिया, दूर कर दिया। क्योंकि जब आदमी गलत संगत में पड़ता है तो उसे कोई अच्छा रास्ता दिखाने लगता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। और जबकि चुन्नीलाल, शंभू दयाल, बैजनाथ आदि को अपने साथ रखता था। और ये सारे अवसरवादी लोग होते हैं जो अवसर मौका देखकर उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो चुन्नीलाल, शंभू दयाल और बैजनाथ, ये सारे अवसरवादी लोग थे जो उसके हर अनुचित कार्य को प्रोत्साहन देते थे। मतलब मदन मोहन जब गलत काम करता था तो ये उसकी गलत न बताकर जो चुन्नीलाल, शंभू दयाल और बैजनाथ थे, ये उसकी तारीफ करते थे, उसे और भड़काते थे और आगे अप्रिशिएट करते थे वही काम करने के लिए। लेकिन जो ब्रज किशोर था वो अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाता था और ये उसकी खुशामद करते तथा उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इन लालची लोगों द्वारा दी गई गलत सलाहों के कारण लाला मदन मोहन जल्दी कर्ज में डूब जाता है। उसी समय हर किशोर से उसका बैर हो जाता है और वह सारे लेनदारों को इकट्ठा करके, बताया था ना अंत में, अंतिम पात्र हर किशोर है जो सभी व्यापारियों को भड़का देता है। और मदन मोहन जो अब कर्ज में डूब चुका है, उसके पास कोई पैसा भी नहीं है। और हर किशोर जो है, उसी समय हर किशोर से मदन मोहन का बैर भी हो जाता है। और हर किशोर क्या कर लेता है, जितने भी हर किशोर से कर्जा मांगते थे मदन मोहन से जो भी कर्जा मांगते थे, उन सभी लेनदारों को इकट्ठा करके उन पर मुकदमा चला देता है। विपत्ति के समय लाला मदन मोहन के सारे कपटी, लालची, मौकाप्रस्त मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में उसके सच्चा, शिक्षित, बुद्धिमान वकील मित्र लाला ब्रज किशोर उसका साथ निभाता है। और ये कहावत भी है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय आपके काम आए। उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलवाता है। अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह चापलूसी करने वाले मित्रों तथा दुर्व्यसनी होते हैं जो शराब, सिगरेट, मदिरा, मांस जो पीते हैं, ये बुरे काम सारे, दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। मतलब चापलूसी करने वाले मित्रों से वह सावधान हो जाता है और जो खाने पाने वाली जो नशे की चीज़ें हैं, इन सब से वह अपना छुटकारा छुड़ा लेता है। तो ये एक घटना थी। तो इसमें एक तरीके से यही बताया है कि एक तरफ तो मदन मोहन है और दूसरी तरफ उसका मित्र है जो बुद्धिमान है, वकील है जो हर समय उसकी सहायता करता है, मतलब ब्रज किशोर। 2 तरीके के मित्र आप यहाँ पर बांट सकते हैं। दूसरे हैं चापलूसी, खुशामद करने वाले चापलूसी मित्र, ठीक है, और इनमें चुन्नीलाल वगैरह ये आ जाते हैं।
हरकिशोर, चुन्नीलाल, बैजनाथ। ठीक है। अब ये जो उपन्यास है पूरा, ये 41 प्रकरणों में विभक्त है। अब 41 प्रकरण का मतलब है, यहाँ आप अध्याय से ले सकते हैं कि अगर आप ये उपन्यास पढ़ने बैठते हैं तो आपको 41 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, छोटा नहीं है। और 41 जो अध्याय हैं, जो प्रकरण कहा गया है जिसे यहाँ पर, उनके नाम कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। एक तो सबसे पहला ही प्रकरण है सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास। ये याद रख लेना, यूजीसी नेट में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस सेम है। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, शिया विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, ये ध्यान रखना है। सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, और पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिए, सुरा, शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता। ठीक है, ये सारे इसी के अध्याय हैं। और संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले, और इसके ना एक दो ट्रिक से बना लेना। जैसे 41 है ना, तो इनको 10-10 में, यानी कि एक साथ 10 याद कर लेना, और इनकी ट्रिक आप बना सकते हैं। ठीक है। साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य मतलब नाउमीदी, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभास, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की मिट्टी, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख का परमावधि। तो ये 41 अध्याय हैं और प्रकरण भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इनकी ट्रिक बना लें कोई ना कोई, अगर आप याद करना चाहते हैं तो। ठीक है। वैसे समझ के रखना चाहे तो आप समझ के रख लेना। अब आज की वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे, और इस जो उपन्यास के प्रमुख उद्धरण है, मतलब जो प्रमुख कथन है जो इस उपन्यास के पात्रों के द्वारा कहे गए हैं, ये हम एक अलग वीडियो में डाल देंगे। ठीक है। और इस उपन्यास में विशेष बात क्या है, उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। मतलब क्या था, इसके अंतर्गत इस उपन्यास में प्रतीक के रूप में लिए गए हैं कि जो इसने मदन मोहन के जो चापलूसी मित्र थे और जो उसको लूट लेते हैं, उसकी खुशामद करते हैं और उसके ऊपर मुकदमा भी लगा देते हैं। तो ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का जिस प्रकार से शोषण किया गया था ना, उसी का प्रतीकात्मक रूप है ये लूट। और उन्हीं के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण एक प्रतीक के रूप में किया गया है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर लूट मचाई। इस उपन्यास के हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत, ब्रज, फारसी आदि भाषा के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों के पद्यानुवाद से होती है। मतलब इस उपन्यास के जो प्रकरण की शुरुआत है, मतलब हर चैप्टर की जो शुरुआत है, चाहे तो वो आदमी संस्कृत का हो, चाहे ब्रज का हो, चाहे फारसी का हो, किसी भी भाषा का हो, भाषा के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों के पद्य अनुवाद से शुरुआत होती है, जो कि हमने शुरुआत में भी नाम पढ़े थे। उपन्यास जो है दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भाषा में लिखा गया है, ये भी याद रख लेना। ठीक है। उपन्यास में आए पद्यों, एक तो पद्य होता है जो कविता की तरह होता है, एक होता है गद्य जो कहानी और उपन्यास की तरह लिखा जाता है, तो ये याद रखना है। उपन्यास में आए पदों की भाषा ब्रज है, जबकि गद्य की भाषा खड़ी बोली। ये उस युग के प्रभाव का कारण है कि उस समय कुछ ऐसा ही सिस्टम था कि कुछ पद्य खंड में लिखा जा रहा था और कुछ गद्य खंड में। उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावे और दयनीय स्थिति की समस्या आदि पर प्रकाश डाला गया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, और छोटे छोटे प्रश्नों के आप सब्जेक्टिव पेपर के लिए अपने नोट्स बना लें, और सब्जेक्ट मतलब स्क्रीनिंग के लिए आप अपने नोट्स बना लें, और सब्जेक्टिव के लिए आप सीधे तौर पर भी इसे पढ़ सकते हैं, और आप अपने सब्जेक्टिव टाइप के नोट्स भी बना सकते हैं। अब प्रमुख उद्धरण जो है मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगी, क्योंकि अधिकतर देखो अब बहुत 41 अध्याय का एक चैप्टर है। ऐसे ही मैंने कल देखा था, कौन सा था, एक वो शेखर एक जीवनी शायद, उसमें 611 पृष्ठ थे। तो भाई इतने इतने पृष्ठ तो अब ना पढ़ाए जाएंगे और ना ही साथ साथ लग के कोई पढ़ने वाला है।
तो एक खाली टाइम में आप उसे पढ़ लें। और जो प्रमुख उद्धरण है इसकी मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगी पार्ट 2 के नाम से। लेकिन आप लोग अभी देख नहीं रहे हैं, ना कोई कमेंट कर रहा है ना कोई कुछ और, पता नहीं बच्चे कहाँ पर गायब हो गए हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद सभी कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि आप यहीं हैं। ठीक है, मैं कहीं 1-2 दिन से अपसेट थी, तो सभी लोग कमेंट करें वीडियो को देखते ही, और ताकि मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके कल से एक निर्धारित समय पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।